नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अनिवार्य आरंभिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण के पहले दिन कल 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों से अधिक सतर्कता बरतने और निगरानी बनाए रखने को कहा। भारत ने मार्च 2020 से स्थगित पर्यटक वीजा बहाल किया। आयकर विभाग के नए फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने को कहा। अमेरिका और ब्रिटेन सहित 6 देशों ने यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। और अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में लगभग 0.25% की वृद्धि की। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अनिवार्य आरंभिक पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी नए खेल परिसर का भी उद्घाटन करेंगे और पुनर्निर्मित हैप्पी वैली परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ऐसा पहला पाठ्यक्रम है जो मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर आधारित है। मिशन कर्मयोगी लोक सेवकों की क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आकाशवाणी से बातचीत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक श्रीनिवास आर कटिकतला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से प्रशिक्षु अधिकारी प्रेरित होंगे। आज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स संपन्न समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से लगभग 488 प्रशिक्षु अधिकारी उनसे प्रेरित होंगे, उनसे मार्गदर्शन पाएंगे कि किस तरह मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण और एकदम कॉम्पिटेंट तरीके से कंटिन्यूअस लर्निंग से देश की सेवा कर सके, इस बारे में मार्गदर्शन पाएंगे। इसके उपरांत ये जो बैच है ये आजादी का 75वें वर्ष में शुरू हो रही है, तो इनके कंधों पे एक दायित्व ये भी है कि भारत जब एक शतक की तरफ जाएगी 100 ईयर्स की तरफ, तब इनके सेवाओं से भारत का नव भारत के निर्माण में ये योगदान दे पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई स्पोर्ट्स संकुल की भी उद्घाटन करेंगे, जिसके अंदर मल्टीपर्पज प्रिंसिपल्स पर एक ही फ्लोर एरिया में 5 बैडमिंटन कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट, योगा, आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग वहां पर कार्य हो सके। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के युवा बैच की साहसिक और नवोन्मेषी भावना का लाभ लेने के लिए मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों के आधार पर नई नीति तैयार की गई है। युवा बैच की साहसिक और नवीन भावना का लाभ उठाने के लिए मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नई शिक्षा शास्त्र को तैयार किया गया था। सबके प्रयास की भावना में पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत और ग्रामीण भारत के व्यापक अनुभव के लिए गांव के दौरे जैसी पहल के जरिए प्रशिक्षु अधिकारी को लोक सेवक में बदलने पर जोर दिया गया था। प्रशिक्षु अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए दूर दराज या सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का भी दौरा किया। स्वास्थ्य परीक्षण के अलावा परीक्षा के बोझ से दबे छात्रों को स्वस्थ युवा सिविल सेवक के रूप में बदलने में सहायता के लिए फिटनेस परीक्षण भी किए गए। सभी 488 प्रशिक्षु अधिकारियों को क्रव मागा सहित अन्य विभिन्न खेलों में प्रथम स्तर का प्रशिक्षण भी दिया गया। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। पहले ही दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि बच्चों में टीकाकरण के लिए काफी उत्साह देखा गया। ये एक बहुत उत्साहजनक सूचना है कि पहले दिन ही 12 से 14 साल के बच्चों में जो उत्साह देखा गया है सारे देश में और उनके माता पिता में कि 3 लाख से ऊपर बच्चों को कल उनको पहला टीका मिला और जो मॉनिटरिंग की गई है उसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा रिपोर्ट नहीं करी है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आई है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों जैसे विशेष वर्ग के लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 15 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए अधिक सतर्कता बरतें, निगरानी बनाए रखें तथा जांच का कड़ाई से पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण की स्थिति और जेनोमिक निगरानी के बारे में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये निर्देश दिया। चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि हो रही है। चीन में लगभग 1 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में रखा गया है। इजराइल में कोविड के नए वेरिएंट के 2 मामलों का पता चला है। इजराइल के बेन गुरियोन हवाई अड्डे पर आए 2 यात्रियों में नए वेरिएंट का पता चला। गृह मंत्रालय ने 156 देशों के नागरिकों को 5 वर्ष के लिए वैध सभी ई-पर्यटन वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। कोविड महामारी के कारण इनके वीजा मार्च 2020 से निलंबित कर दिए गए थे। इन देशों के नागरिक नए ई-पर्यटन वीजा के लिए भी पात्र होंगे। सरकार ने देश में कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए और वीजा तथा यात्रा प्रतिबंधों में ढील पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया है। मंत्रालय ने अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए लंबी अवधि वाले 10 वर्ष के वैध नियमित पर्यटन वीजा को भी बहाल कर दिया है। साथ ही दोनों देशों के नागरिकों को नए वीजा जारी करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ई पर्यटन वीजा धारक विदेशी नागरिकों को किसी भी स्थिति में जमीन अथवा तटीय सीमाओं से प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये प्रतिबंध अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे। लोकसभा ने वर्ष 2022-23 की मंत्रालय की अनुदान मांगे पारित कर दी है। लोकसभा में कल लंबी चर्चा के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इस क्षेत्र में पूंजी निवेश में भी वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के नतीजे मिल रहे हैं। प्रतिवर्ष पूंजी निवेश बढ़ रहा है और रेल पटरियां बिछाने का काम तथा विद्युतीकरण दोगुना हो गया है। पूर्वोत्तर में रेल संपर्क में काफी वृद्धि हुई है। 1110 किलोमीटर लंबा व्यापार कॉरिडोर पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि स्वदेश निर्मित वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा है एक पैसेंजर अगर आता है स्टेशन पे तो उसको एक फैसिलिटीज ठीक मिलनी चाहिए। तो विश्व स्तरीय स्टेशन 2 बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हुए, गांधीनगर स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशंस में इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। अभी बायपनहल्ली बैंगलोर के पास में वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इन स्टेशन से जो लर्निंग आई है, इससे लार्ज स्केल पे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस का निर्माण करने का प्रधानमंत्री जी का विजन है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत अब तक 8,973 से अधिक आवेदन अपलोड हो चुके हैं। श्रीमती ईरानी ने कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पोर्टल पर आवेदन अपलोड किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के कारण माता पिता या अभिभावक को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
खुजली झटपट दूर करे वो है लालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। मामा। हाँ गुड्डी। आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं। पापा जी पापा 10,000 रुपए अभी? हाँ अभी बैंक जाकर भेजता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते हैं। मतलब? आज तो संडे है। बाप रे, अब क्या होगा? रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेंगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI कोई भी? लो मामा, हो गया। भाई वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डैड। अरे नाना जी आप यहाँ? पापा गुड्डी तुम भी ना। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अनिवार्य आरंभिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण के पहले दिन कल 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों से अधिक सतर्कता बरतने और निगरानी बनाए रखने को कहा। भारत ने मार्च 2020 से स्थगित पर्यटक वीजा बहाल किया। आयकर विभाग के नए फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने को कहा। अमेरिका और ब्रिटेन सहित 6 देशों ने यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। और अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में लगभग 0.25% की वृद्धि की। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। आयकर विभाग के नए फाइलिंग पोर्टल पर इस वर्ष 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। कंपनियों और अन्य आयकर दाताओं को इस वर्ष की कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट 15 मार्च तक दाखिल करने थे। पिछले वर्ष आयकर भरने के अंतिम दिन 4,77,000 लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल किए थे। इसकी तुलना में इस वर्ष 15 मार्च को 5,43,000 से अधिक लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल किए। पिछले 5 दिनों में 13,84,000 से अधिक आयकर दाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने कहा कि ये स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये वर्ष 2047 तक देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भी एक बड़ा प्रयास है। The first time in India, we are launching the car from Toyota, which is running on green hydrogen. So 100% I am confident that the day will come that as far as our dream of our Prime Minister Atmanirbhar Bharat, 100% we will reduce import. Because of this import, we are not only facing economic problem, but because of import, we are facing crucial environmental problem. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि कल होली के अवसर पर मेट्रो सेवाएं दोपहर बाद 2:30 बजे से ही संचालित होंगी।
रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट लाइन सहित मेट्रो की सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सेवाएं दोपहर बाद सामान्य तौर पर शुरू हो जाएंगी। वहीं दिल्ली परिवहन निगम ने बताया है कि डीटीसी बसों की सेवाएं 2 बजे के बाद उपलब्ध होंगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि रूस को यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई तत्काल रोक देनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों को किसी ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जो विवाद को बढ़ाए या इसके समाधान में अड़चन पैदा करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ मामले में यूक्रेन को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत बाध्य है और रूस को इसका तत्काल पालन करना चाहिए। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करेगा और वैश्विक प्रभाव बनाए रखने तथा रूस को अलग करने के पश्चिमी देशों के प्रयासों के सामने नहीं झुकेगा। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका सहित 6 देशों ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी मिशन ने ये जानकारी दी। ये 6 देश हैं ब्रिटेन, अल्बानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे और अमेरिका। ब्रिटेन के स्थायी मिशन ने ट्वीट में कहा है कि रूस युद्ध अपराध कर रहा है और नागरिकों को निशाना बना रहा है। रूस और यूक्रेन में किसी समझौते पर पहुंचने के लगातार प्रयासों के बीच ये घटनाक्रम हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच कल चौथे दौर की वार्ता हुई। इस बीच रूस के साथ यूक्रेन के जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में अतिरिक्त 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने वर्ष 2018 के बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.23% की वृद्धि की। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिन तक चली बैठक के बाद बैंक ने ये घोषणा की। बैंक ने कोरोना महामारी का मुकाबला करने और यूक्रेन में जारी युद्ध तथा बढ़ती महंगाई से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भी एक योजना पेश की। अधिकतर अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि फेडरल कोष दरें इस वर्ष के अंत तक 1.75% से लेकर 2% तक बढ़ सकती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश वीरू गढ़ देश बावन गढ़ देश। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1989 में 17 मार्च को हुआ था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और 1940 के दशक के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर कारागार में रखा। हेमवती नंदन का जन्म 1921 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, जो अब उत्तराखंड में है। 1930 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉलेज शिक्षा के दौरान ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1942 से 1946 तक उन्हें कारागार में रखा गया। देश की आजादी के बाद उन्होंने इलाहाबाद में श्रम संगठनों के साथ काम किया और भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस के सदस्य बनाए गए। बहुगुणा ने 1952 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में करछना और चैल निर्वाचन क्षेत्र से और 1957 में सिराथू से विधानसभा चुनाव जीता। 1957 में बहुगुणा श्रम और समाज कल्याण मंत्रालयों में
संसदीय सचिव बनाए गए। 1 वर्ष बाद उन्हें उद्योग उप मंत्री बनाया गया। बाद में 1962 में वे श्रम विभाग में कार्यरत रहे। 1960 के दशक में और 1970 के दशक की शुरुआत में बहुगुणा का राजनीतिक दर्जा लगातार बढ़ता गया और 1967 में उन्हें वित्त और परिवहन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। 1971 में वे केंद्रीय संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए। इसके 4 वर्ष बाद बहुगुणा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन 1975 में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। 1977 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने जगजीवन राम और नंदिनी सत्यपथी के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बाद में जनता दल गठबंधन में इसका विलय कर दिया गया और बहुगुणा कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 1987 में अपनी मृत्यु तक बहुगुणा जनहित के कार्यों के लिए समर्पित रहे। इस महान राजनेता को हमारा नमन। राष्ट्र देवता से, राष्ट्र प्रेषिता से, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारता से। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी जगदेव राव पाटिल का भी स्मरण कर रहे हैं। 1939 में 17 मार्च को उनका निधन हुआ था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के निवासी जगदेव राव ने 1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने समाचार पत्र राष्ट्रमाता का संपादन किया। उन्हें मलकापुर तालुका कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करते रहे। माना जाता है कि 17 मार्च 1939 को रहस्यमय परिस्थितियों में एक पुलिस एजेंट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस महान विभूति को हमारा नमन। आज हम दिल्ली निवासी मिर्जा बहादुर को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने बड़ी बहादुरी से दिल्ली में ब्रिटिश सेना को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन दिल्ली पर फिर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 17 मार्च 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस महान शहीद को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। पंजाब विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की बैठक आज के अलावा इस महीने के 21 और 22 तारीख को होगी। इससे पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कल चंडीगढ़ के राजभवन में डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 1 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर खालिद मोइन और ओखला स्थित व्योम आर्किटेक्ट के आबिद खान और प्रखर पवार को गिरफ्तार किया है। 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकास राज को तेलंगाना का मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि राज्य सरकार से परामर्श के बाद श्री विकास राज को सीईओ बनाया गया है। वे शशांक गोयल का स्थान लेंगे। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हो गई है। महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल ने पहले दौर में स्पेन की बीट्रीज कोरालीस को हराया। पुरुष सिंगल्स में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पहले दौर में साई प्रणीत को हरा दिया।
इससे पहले महिला डबल्स में त्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी दूसरे दौर में प्रवेश कर गई। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय जोड़ी ने स्कॉटलैंड की जोड़ी को हराया। हॉकी इंडिया ने FIH प्रो लीग के लिए 22 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। मोईरंगथेम रविचंद्र सिंह को पहली बार टीम में जगह दी गई है। रविचंद्र जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 19 और 20 मार्च को भुवनेश्वर में भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में हल्के बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। विशाखापट्टनम, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा। इम्फाल, शिलोंग, कोहिमा और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, आइजॉल, ईटानगर और अगरतला में कोहरा छाया रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, रक्षा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार के 1 रैंक 1 पेंशन नीति को उचित ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता लिखता है, पीठ ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन पर केंद्र के फैसले में कोई दोष नहीं। अदालत सरकार के नीतिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहती। अमर उजाला की सुर्खी है, एक ही रैंक से सेवानिवृत्त व्यक्ति को समान पेंशन, वैधानिक अनिवार्यता नहीं। राजस्थान पत्रिका का कहना है, 1 जुलाई 2019 से तय होगी पेंशन, 3 महीने में बकाया का भुगतान। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में विचार मंथन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, गांधी परिवार के खिलाफ असंतुष्ट नेताओं ने फूंका विद्रोह का बिगुल। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, कांग्रेस में G23 का दायरा बढ़ा, आज सोनिया संग बैठक मुमकिन। असंतुष्ट नेताओं ने कहा, पार्टी में हर स्तर पर सामूहिक नेतृत्व की जरूरत। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के 21वें दिन पर अमर उजाला का कहना है, शांति की उम्मीद। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दिए सकारात्मक संकेत। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भी कहा, समझौते के आसार। उधर संकट के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के भारत के प्रयास पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, तेल में रुपए का पावर। रूस से क्रूड तेल की डील के करीब है भारत। रुपए में लेने पर बात, डॉलर के मुकाबले रुपए की ताकत बढ़ेगी, देश का आयात बिल भी घटेगा। कोरोना के साइड इफेक्ट शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, विद्यार्थियों पर 89,771 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण बकाया, पढ़ाई प्रभावित। कर्ज चुकाने में हो रही परेशानी, सरकार ने कोरोना काल में विद्यार्थियों के ऋण की कुल अवधि में परिवर्तन करने की राहत दे रखी है। हिन्दुस्तान राहत शीर्षक से लिखता है, छोटे कारोबारियों को मिल सकती है ई-इनवॉइस से छूट। दैनिक जागरण की खबर है, काशी में अब आचमन योग्य हुआ गंगा जल, दिखने लगा पीएम मोदी के संकल्पों के अनुसार किए जा रहे तमाम उपायों का प्रतिफल। हरिद्वार में गंगा में खनन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अनिवार्य आरंभिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण के पहले दिन कल 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों से अधिक सतर्कता बरतने और निगरानी बनाए रखने को कहा। भारत ने मार्च 2020 से निलंबित ई-पर्यटक वीजा बहाल किया। आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने को कहा और अमेरिका और ब्रिटेन सहित 6 देशों ने यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।